ऑल रंजन कुमार लाइव जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा का अध्ययन करेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में उपन्यास के भूमिका के बारे में बता दिए, उसी के संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आज के क्लास में तो कार्ल मार्क्स के बारे में विवरण किए थे, भूमिका किए थे, और सिगमंड फ्रायड के बारे में भी बताया था। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक वैज्ञानिक रहते हैं और साथ ही साथ पत्रकार वैज्ञानिक भी रहते हैं, अर्थशास्त्री भी रहते हैं, इतिहासकार रहते हैं, राजनीतिकार रहते हैं, सिद्धांतकार रहते हैं, समाजवादी रहते हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में होता है और यह समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अब समाजवाद जैसे उस समय क्या होता था कि बहुत सारे देशों में राजतंत्र था, पूंजीपतियों का ज़्यादा शासन हुआ करता था। उसी के विरुद्ध में ये बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को अपने देश में छापा करते थे और गरीबों के प्रति ये संवेदनशील रहते थे और बहुत सारे आंदोलन भी किए थे, जिससे सरकार नाराज होकर के इनको अपने देश से निष्कासित कर देते हैं और इन्हें कई बार अतनाएँ भी दी जाती है। इन्हीं के संदर्भ में बहुत सारे उपन्यासकार इनके विचारों पर चलते हैं और उपन्यास की रचना करते हैं। तो इनके विचारों पर चलने वाले जैसे हो गए जनेंद्र हो गए, अज्ञ हो गए और इलाचंद जोशी जैसे उपन्यासकार आते हैं। सबसे पहले जनेंद्र की बात करें, पहले दशक में ही फ्रायड से प्रभावित होकर जनेंद्र ने पृष्ठभूमि तैयार कर दिए थे। इनके उपन्यास में युक्ति के गुम होते हुए, व्यक्ति के गुम होते हुए दिखाई देगा। अनमेल विवाह जैसे समस्या, दहेज प्रथा आदि चीज़ों का विवरण नहीं मिलेगा। जैसे इनका उपन्यास कल्याणी हो गया, सुखदा, विवरण, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन इत्यादि है, जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका उपन्यास में दार्शनिकता, व्यक्तिकता आदि रूपों को आपको दिखाई देगा, मनोविज्ञान का भी दिखाई देगा। इनके उपन्यास में अनेक पात्र में समाज को न तोड़ करके स्वयं को नियति और ईश्वर धर्म पात्र नहीं बनाया है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने उपन्यास की रचना करते हैं। सबसे पहले कुछ इनका उपन्यास है, ये देख लेंगे। जनेंद्र का उपन्यास है, आप लिख लेंगे ये उपन्यास है, सो जनेंद्र का है, जनेंद्र का। तो देखिए 1929 में परख आया था। कब आया था? 1929। आपके पास 1929 गुण होंगे तभी आपको कोई परख सकता है। तो ये ऐसे याद करके रख सकते हैं। प्रेम का आदर्शीकरण किया गया था। सुनीता विलियम 1934 में आया था, सुनीता 1934 में आया था, अर्थात कह सकते हैं कि 1934 में सुनीता विलियम जो थी उनका एरोप्लेन क्रैश कर गया था। इसमें सुनीता विलियम जैसे उपन्यास में किस चीज़ पर विवरण किया गया है? तो श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावनाओं का विश्लेषण किया गया है, अर्थात निरूपण किया गया है। 1937 में त्याग पत्र आया था। ठीक है, जो कि स्त्री के विद्रोहियों को व्यक्ति का चित्रण किया गया। त्याग पत्र मतलब 1937 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1939 में, यहाँ 9 है, 9 बार आप अधिक परिक्रमा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। 1939 में कल्याणी आया था, जिसमें विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, किस पर? विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण किया गया है। ठीक, 1952 में सुखदा आया था, जो कि नायिका सुखदा के मनोभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। 52 बार यदि आप परिक्रमा करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, और सुख की प्राप्ति होगी तो उसी में नायक ने सुखदा के मनोभावनाओं पर विश्लेषण किया गया, निरूपण किया गया इस उपन्यास में। 1953 में विवर्त आया था। इसमें क्या है? भुवन मोहिनी एवं जितेंद्र की प्रेम कथा का चित्रण किया गया स्पष्ट रूप से। व्यतीत, इसका कोई वैसा मिला नहीं है। 1956 में जयवर्धन, जो व्यक्ति की निजता एवं शासन के सामाजिकता का द्वंद्व चित्रण किया गया है। और 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी के बारे में 1965 में मुक्ति मिला था पाकिस्तान को, याद रखेंगे। इसमें कोई वैसा विवरण इस पर चित्रण नहीं किया गया है। 1968 में अनंतर में इसके ऊपर भी कोई चित्रण नहीं किया गया। 1974 में अनाम स्वामी आया था, जो कि मानव को धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति होने का चित्रण किया गया, क्योंकि बहुत सारे आज से 20-50 साल पहले धार्मिक रूढ़ियों की हमारे देश में बहुत प्रचलन था, जिससे बहुत लोगों को इससे नुकसान होता था। उसी को उपन्यासकार जो है सो दिखाने की कोशिश करते हैं समाज के बीच में। 1985 में दार्शक आता है, जो कि विवाह का विच्छेद एवं स्त्री जीवन का विडंबना है, 1985 में। अब देखते हैं कुछ इलाचंद जोशी। इसी पर इलाचंद जोशी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, मनोविश्लेषणवादी इलाचंद जोशी का उपन्यास है।
जो कि 1929 में घृणा मई आता है, ठीक है। और 1940 में सन्यासी, 1942 में पर्दे की रानी, 1946 में निर्वासित, 1948 में मुक्ति पथ और 1951 में सुबह की भूले बिसरे और 1952 में जहाज की पंछी, 1954 में 1952 में जिप्सी और 1952 में जिप्सी और 1954 में जहाज की पंछी और 1969 में ऋतु का चक्र, और साथ ही साथ एक आया था प्रेम की छाया जो कि 1944 में था। ये ये इलाचंद जोशी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञ के द्वारा लिखा जाता है, अज्ञ ने नाम दिया, सोचिए बारे में, जैसे अज्ञ का पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसमें 1940 में कहीं कहीं दिखाई देगा बुक में, या तो 41 और दूसरा भाग 44 में आए थे। इनके दो उपन्यास आया था 40 और 44 में, ठीक है, इसी के बीच में। तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था, तो बहुत सारे उपन्यासकार इनके उपन्यास को किसी ने प्रकाशमान पुच्छ तारा कह करके प्रशंसा किया, तो किसी ने अतिशय आत्म केंद्रित बता करके इनकी कथानक को असंध विश्व खंडित माना है। इस तरह से लोग प्रशंसा किए हैं। शेखर एक जीवनी पहले ही खंड में अधिक व्याख्या तथा दूसरे खंड में विद्रोही का सृजन माना जाता है तथा यहीं से संवेदना का विकास माना जाता है। कहाँ से? शेखर एक जीवनी उपन्यास से ही संवेदना का विकास माना जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इनके घृणामयी का चित्रण किन किन बिंदुओं पर किया गया। सन्यासी का, पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह की भूले बिसरे जी, इन सभी के चित्र के बारे में थोड़ा सा विवरण हम देखेंगे। 1929 में घृणामयी आया था, ठीक है, जो कि एक युक्ति पश्चात का चित्रण किया गया है। फिर उसी के 1940 में सन्यासी आया था, जो नंद किशोर के असंभव का मनोविश्लेषण का चित्रण किया गया है। पर्दे की रानी में क्या किस चीज़ पर है? तो मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। और थर्ड है प्रेम और छाया। प्रेम और छाया में पारसनाथ की मानसिकता का कुंठ का चित्रण किया गया है। निर्वासित का बारे में बताते हैं, जो कि 1946 में आया था। निर्वासित 1946 में आया था। यह महीप और नीलिमा के प्रेम कथा का चित्रण किया गया, किसमें? निर्वासित में। थर्ड है मुक्ति पथ। मुक्ति पथ के बारे में वैसा कुछ चित्रण नहीं किया है, जो कि मैं आपको बता दूं। और सृष्टि के भूले बिसरे 1951 में, इस पर भी कोई चित्रण कोई उपन्यासकार नहीं करते हैं, विवरण नहीं करते हैं। जहाज की रानी में ईमानदारी और आदर्शवादी का व्यक्तित्व आपको दिखाई देगा। ऋतु चक्र इन्हीं का उपन्यास है, इलाचंद जोशी का, ठीक है। ऋतु चक्र, जो कि ऋतु चक्र में आधुनिकता के नाम पर पनपती हुई विसंगतियों का चित्रण किया गया है। भूत का भविष्य 1973 में आता है और कवि का प्रेयसी 1976 में आता है, इन्हीं का है। जनेंद्र ने लिखे शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञ के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। इसमें अंतगोतवा स्वतंत्रता की खोज मानते हैं साहित्यकार, ठीक है। यह किससे प्रेरित है? तो रोमियो रोला की पुस्तक क्रिस्तोफा का प्रभाव इन पर है। शेखर एक जीवनी में आपको दिखाई देगा। इसे प्रकाशमान पुच्छ की तारा कह करके विद्वानों ने प्रशंसा किए हैं, ये आपको बता दिए हैं। पुनः आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिससे आपको आगे चल करके दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखते हैं मनोविश्लेषणवादी विज्ञान जो है उपन्यासकार, वो है देवराज्य। देवराज्य की कुछ उपन्यास आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए 1951 में पथ की खोज, जो प्रेम विवाह का नैतिकता के संबंध में चित्रण निरूपण किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1954 में बाहर भीतर, ठीक है, जो कि मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री पर होने वाली अत्याचारों उनके ऊपर चित्रण किया गया है। 1958 में रोड़े और पत्थर, मध्यवर्गीय परिवार के कुंठित जीवन का निरूपण किया गया है। इस संदर्भ में यह उपन्यास लिखी गई है। इसी के संदर्भ में देखिए 1960 में आज की डायरी, यह असफलता के प्रेम विवाह के संदर्भ में लिखी गई उपन्यास माना जाता है। और मैं यार 1969 में अर्थात 1969 में मैं, वे और आप समकालीन मूल्यों का चित्रण किया गया है, ठीक है। 1973 में दोहरी आग में लपट, जो प्रेम की दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है। 1978 में दूसरा सूत्र यह लिखा गया। इसमें किसी कहीं आपको पूछेगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।